लास वेगास, अमेरिका। शाम का वक्त लॉस वेगास में स्थित होटल स्व मेरिटन के सबसे लग्जरियस कमरे में करीब 6 फीट हाइट का एक बेहद ही हैंडसम सा लड़का आईने के सामने खड़ा हो अपने हर्मेस ब्रांड के 3 पीस सूट को ठीक कर रहा था। बस सूट ही नहीं, उस लड़के ने ऊपर से नीचे तक हर एक चीज करोड़ों के ब्रांड की पहनी हुई थी। उस लड़के की पर्सनैलिटी, रहन सहन को देखकर कोई भी पहली नजर में ही उसे किसी देश का राजकुमार समझने की गलती कर सकता था। वो लड़का जो अभी तक आईने में देखते हुए अपने कपड़े सही कर रहा था, वह आईने में देखते हुए ही कहता है, तुम मुझे दरवाजे पे खड़े ऐसे क्यों देख रही हो। इतना कहते हुए वो लड़का दरवाजे की ओर मुड़ गया, जहां इस वक्त करीब 23 साल की एक बेहद ही खूबसूरत परी जैसी दिखने वाली लड़की खड़ी थी। उस लड़के की बात सुन और उसे अपनी तरफ देखता देख वो खूबसूरत लड़की धीरे से उस लड़के के पास पहुंच उसे गले लगा लेती है और उस लड़के के कान के पास अपना मुंह करते हुए अपनी प्यार भरी आवाज में कहती है, आई लव यू सैम। उस लड़की की इस बात को सुनकर भी उस लड़के के चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं आता, लेकिन वो लड़की उस लड़के के बिहेवियर पर ध्यान नहीं देती और इस बार थोड़े सेडक्टिव वे में कहती है, डार्लिंग आज भी तुम मुझे हमेशा की तरह इग्नोर कर रहे हो। तुम्हें अपने काम के आगे मैं तो दिखती ही नहीं हूँ। इतना कहकर वो एक गहरी सांस लेकर आगे कहती है, वाई आर यू इग्नोरिंग मी डार्लिंग, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई एंटायर लाइफ विद यू एंड यू डोंट इवन पे अटेंशन टू मी, डोंट आई लुक ब्यूटिफुल टू यू। उस लड़की का ये सवाल सुनकर भी वो लड़का उसकी इन बातों का कोई जवाब नहीं देता और वो शांति से उसकी सभी बातें सुनता रहता है। इतने में वो लड़की उसके और भी करीब आने लगती है, तभी वो लड़का अचानक से थोड़ा जोर लगाकर उस लड़की को जबरदस्ती खुद से दूर कर देता है। उस लड़के के जोर लगाने की वजह से उस लड़की का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पे गिर जाती है और उस लड़की के हाथों में थोड़ी चोट आ जाती है। मगर वो लड़का उस लड़की को गिरते हुए देखकर भी उसे गिरने से रोकने या उसे उठाने की कोशिश नहीं करता। वहीं उस लड़के का ऐसा बिहेवियर देख उस लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो थोड़ी कोशिश करके जमीन से खड़ी हो जाती है और उस लड़के की तरफ गुस्से से देखने लगी और वह गुस्से में कुछ कहने को ही होती है कि अचानक से उस कमरे में किसी के फोन के रिंग होने की आवाज आने लगती है। फोन की आवाज सुन वो लड़की किसी तरह अपने गुस्से को शांत कर उस बज रहे फोन को रूम के सेंटर में रखी टेबल से उठाकर देखती है तो फोन स्क्रीन पे पापा नाम शो हो रहा था। अपने फोन स्क्रीन पे उस नाम को देख उस लड़की पे चेहरे पे कुछ अजीब से भाव आ जाते हैं और वो कॉल उठाने से हिचकिचाने लगती है। मगर कुछ सेकंड हिचकिचाने के बाद वो लड़की उस इनकमिंग कॉल को उठाकर फोन को अपने कान से लगा लेती है। लड़की ने फोन को अपने कान से लगाया ही था कि तभी उस फोन की दूसरी तरफ से उसे एक गंभीरता से भरी बुरी आवाज सुनाई देती है, निशा तुम दोनों अभी तक मीटिंग के लिए निकले या नहीं। इतना कहकर दूसरी तरफ वाला शख्स आगे कहता है, ये डील हमारे लिए बहुत जरूरी है, अगर ये डील नहीं हुई तो तुम दोनों इसके अंजाम को भुगतने को तैयार हो जाना। फोन के दूसरी तरफ के आदमी की पूरी बात सुन उस लड़की के सर से डर के मारे पसीना टपकने लगता है और वो घबराहट के साथ हड़बड़ाते हुए कहती है, सर हम बस मीटिंग के लिए निकल ही रहे हैं। उसका ये जवाब सुनने के बाद फोन की दूसरी तरफ का आदमी ठीक है कहकर फोन काट देता है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उस लड़के के चेहरे के जरा भी भावों में कोई बदलाव नहीं आता और वो उस लड़की से एक बॉसी एटीट्यूड में कहता है, असिस्टेंट निशा गाड़ी निकलवाओ, हमें जल्द से जल्द मीटिंग स्पॉट पे पहुंचना है। उसका ये बोलना उस लड़की जिसका नाम निशा था उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और अपने फोन से ड्राइवर को कॉल कर उसे गाड़ी निकालने को बोल देती है। और उसके इतना करते ही वो लड़का निशा के ऊपर कोई ध्यान ना देते हुए सीधा कमरे से पूरे रुआब के साथ अपने तेज कदमों से निकल जाता है। उसे ऐसे जाता देख निशा कुछ पल उसी दरवाजे की तरफ घूरने लगती है जहां से अभी वो लड़का निकला था और फिर वो भी तेज कदमों से उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है। वह लड़का होटल रूम से बाहर निकलने के बाद किसी राजकुमार की तरह पूरे रुआब में होटल के रिसेप्शन एरिया की तरफ बढ़ने लगा। उसके आसपास इस समय 4 से 5 हट्टे कट्टे लोग ब्लैक सूट पहने और अपने हाथों में गन लिए उस लड़के को कवर करते हुए चल रहे थे। आगे बढ़ते हुए उस लड़के के चेहरे पर एक एरोगेंट लुक बना हुआ था, लेकिन वो जहां से भी निकलता वहां खड़ी सभी लड़कियां अपने दिल को थामे बस उस लड़के को ही निहारे जा रही थी। पीछे से आ रही निशा जब उन सभी लड़कियों को ऐसे उस लड़के को देखकर अपनी लार टपकाते दिखती है तो उसका दिल गुस्से और जलन से भर उठता है और वो अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहती है, इन छिपकलियों की इतनी हिम्मत जो मेरे सैम को अपनी लालची नजरों से देखें। जी तो चाहता है इन सभी का मुंह नोच लूं। अगर अभी मुझे यहाँ से इतना जल्दी में जाना न होता तो मैं इन सभी को बताती निशा के प्यार पर डोरे डालने की क्या सजा होती है। ये सब कहते हुए वो सिर्फ अपना मन महसूस कर रह जाती है और उन सभी की लालची नजरों को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ निकल जाती है।
वहीं वो लड़का जिसका नाम सैम था, वो रिसेप्शन एरिया तक पहुंच चुका था, लेकिन उसे निहारते हुए काफी लड़कियां उसका पीछा करते करते यहां तक पहुंच चुकी थी, लेकिन सैम उन्हें कोई भी भाव नहीं देता। इतने में एक लड़की जो खुद को अब और कंट्रोल नहीं कर पाती, वो सीधा उस लड़के के सामने आ जाती है। अचानक से किसी को अपने सामने देखकर उस लड़के के चलते कदम थम जाते हैं, और वो अपने सामने खड़ी उस बेहद खूबसूरत लड़की को बिना किसी एक्सप्रेशन के घूरने लग जाता है। वहीं वो लड़की उसे बड़ी अदा से देखते हुए उसके सामने खड़ी थी। उस लड़की का चेहरा बेहद खूबसूरत था, साथ ही उसने बेहद एक्सपेंसिव ज्वेलरीज कैरी कर रखी थी और चेहरे पर बड़े बड़े गोगल पहने हुए थे, और उसकी ड्रेस के तो क्या ही कहने, वो इतनी रिवीलिंग ड्रेस थी कि किसी भी लड़के की नियत उस लड़की के ऊपर फिसल जाए। वहीं वो लड़की उस लड़के को अपनी तरफ देखता हुआ देख हल्के से मुस्कुराती हुई उससे अपनी मदहोशी भरी आवाज में कहती है, हे हैंडसम, क्या तुम मेरे साथ एक डेट पर चलोगे? उसकी बात का वो लड़का कोई जवाब नहीं देता, बस उस लड़की को अपनी सर्द आंखों से घूरते रहा। इतने में उसका एक बॉडीगार्ड सामने आकर उस लड़की को एक साइड कर देता है। उस लड़की के सामने से हटते ही वो लड़का बिना उस लड़की को एक नज़र देखे तेजी से बाहर निकल जाता है। ये सब देखकर उस लड़की का तो चेहरा ही उतर गया। उतने में वो देखती है एक लड़की गुस्से से तमतमाए उसी की तरफ बढ़े चले आ रही थी। वो लड़की कुछ भी समझ पाती इससे पहले वो लड़की उसके ठीक सामने पहुंच उसके चेहरे पर एक जोर का तमाचा मारते हुए कहती है, दोबारा मेरे सैम को अगर आंख भी उठाकर देखा तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। और इतना कहकर निशा एक जोर का धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा देती है और वहां से बाहर की तरफ निकल जाती है। 1 घंटे बाद कुछ गाड़ियों का काफिला शहर से कुछ दूर एक वीरान जगह पर बने हुए एक अंडरग्राउंड गोडाउन के सामने आकर रुकता है, और तभी उन सभी में सबसे आगे खड़ी एक चमचमाती रोल्स रॉयस से एक आदमी जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, वो ड्राइविंग सीट से बाहर निकलकर कार का पिछला दरवाजा खोलता है, जिसके बाद कार के अंदर से 2 लोग बाहर निकलते हैं। साथ ही उनके पीछे खड़ी गाड़ियों से भी 10 से 12 लोग बाहर निकलते हैं, जिन्होंने अपने हाथों में बंदूकें पकड़ी थी। जैसे वो दोनों लोग कार से बाहर आए, वो काले सूट वाला आदमी और वो कार से निकले दोनों लोग अपने गार्डों के साथ तेजी से गोडाउन के अंदर की तरफ जाने लगते हैं। पर इससे पहले कि वो लोग अंदर जा पाते, गोडाउन के बाहर खड़ा एक विशालकाय दिखने वाला शख्स उन सभी को अंदर जाने से रोकते हुए बारी बारी से आगे खड़े उन तीनों लोगों की चेकिंग करने लगता है। उन तीनों की अच्छी तरह से चेकिंग कर लेने के बाद वो उन तीनों के पास से उनकी गन्स और उनके पास बाकी के जितने भी हथियार थे, वो गार्ड उन सभी को उनसे ले लेता है और कहता है, अब तुम सब अंदर जा सकते हो। उसके इतना कहते ही वो तीनों बिना उस आदमी को कुछ कहे तेजी से अंदर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले वह सभी गार्ड्स को वहीं रुकने के लिए कह देते हैं। अंदर पहुंचते ही वो सब देखते हैं कि उस जगह की सुरक्षा में ढेर सारे लोग अपने हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। निशा उन सभी की तरफ एक नज़र देखते हुए कुछ परेशानी भरे भाव के साथ सम्राट से कहती है, सैम, क्या हम लोग इन लोगों से वो यूनिक आर्टिफैक्ट हासिल भी कर पाएंगे? तुम जरा इस जगह के चारों तरफ तो देखो, कितने लोग इस जगह को गार्ड कर रहे हैं। सम्राट अगर कोई चीज हासिल करना चाहता है तो उसे उस चीज को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, सम्राट निशा को जवाब देते हुए कहता है। और इतना कहकर वो सीधा उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसकी आज एक डील होने वाली थी। वहां पहुंचते ही उसे वहां पहले से ही एक बूढ़ा आदमी चेयर पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसके चेहरे पर इस समय किसी भी तरह के एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे थे। सम्राट सीधा उसके सामने लगी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। ये देख वो शख्स हल्का सा अपना सर उठाकर सम्राट की तरफ देखते हुए अपने पीछे खड़े शख्स को कुछ इशारा करता है। उसका इशारा देख उसके पीछे खड़ा उसका आदमी सम्राट से कहता है, अपना टोकन दिखाओ। उसकी बात सुनकर सम्राट पीछे देख अपनी असिस्टेंट निशा को कुछ इशारा करता है। उसके इशारे को समझते ही निशा एक टोकन निकाल करके उस टोकन को उस आदमी को पकड़ा देती है, जिसे लेकर वो आदमी सीधा अपने बॉस को थमा देता है। उस टोकन को अच्छी से देख वो शख्स एक ब्रीफकेस जमीन से उठाकर टेबल पर रख देता है, और उसके ऐसा करते ही सम्राट उस ब्रीफकेस को ओपन करके देखता है, जिसमें एक छोटा सा स्टेचू रखा हुआ था। जिसे अच्छी तरह से चेक करने के बाद सम्राट उस स्टेचू को दोबारा से उस ब्रीफकेस में रखकर उस ब्रीफकेस को निशा को थमा देता है, और फिर अपने पीछे खड़े ड्राइवर से एक ब्रीफकेस लेकर उसको उस टेबल पर रखकर उसे उस आदमी की तरफ बढ़ा देता है। वो आदमी तुरंत उस ब्रीफकेस को लेकर उसे खोलकर उसमें रखे डॉलर्स को चेक करने लगता है। इतने में सम्राट बिना किसी के नज़र में आए हुए ही अपने शू में लगे एक डिवाइस का बटन दबा देता है, जिसके बाद उसके शू से हल्का हल्का धुआं निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो शख्स पैसे चेक कर रहा था, वो ब्रीफकेस में नकली डॉलर्स देख गुस्से में आ जाता है, और टेबल पर रखी गन को उठा उसे सम्राट के माथे पर रखकर कहता है, क्या तूने मुझे इतना बेवकूफ़ समझा है कि मैं असली और नकली डॉलर्स की पहचान तक ना कर सकूं?
इतना कहकर वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए आगे कहता है, लड़के चुपचाप से वो ब्रीफकेस मुझे वापस कर दे और यहाँ से चलता बन, वरना मैं यहीं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। उस आदमी की दी धमकी को सुनकर सम्राट के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है और फिर वो उसी मुस्कान के साथ कहता है, अब तो तू उस ब्रीफकेस को भूल ही जा, अब वो मेरा हो चुका है। इससे पहले कि वो आदमी सम्राट के कहे हुए शब्दों का मतलब भी समझ पाता, इससे पहले सम्राट एक जोर की लात टेबल पर मारता है जिससे उस आदमी के हाथ की गन छिटक कर उसके हाथों से छूट जाती है और इतने में ही पूरे कमरे में तेजी से धुआं भरने लगता है। धुएं को देखकर वो आदमी चिल्लाकर अपने सभी लोगों से कहता है, पकड़ो इन तीनों को, ये तीनों यहाँ से बचकर नहीं जाने चाहिए। उसका ऑर्डर सुनते ही वहां के सभी गार्ड्स अपनी अपनी पॉकेट से पिस्तौल निकालकर उन तीनों के ऊपर पॉइंट कर देते हैं और उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं। ये सब देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है, जिसके साथ वह सम्राट और उसके साथियों की तरफ बढ़ते हुए कहता है, बच्चे अभी तुम इस फील्ड में नए हो, तभी तो तुमने मेरे साथ ये सब करने की गलती कर दी। अब देखो मैं तुम तीनों का क्या हाल करता हूं। इतना कहकर वह अपने सभी आदमियों को उन तीनों के ऊपर फायर करने को कह देता है, लेकिन तभी वो पूरा कमरा धुएं से घिर उठता है जिसमें सामने कुछ भी देखना लगभग नामुमकिन था। ये सब देखकर वो आदमी हड़बड़ाहट के साथ चिल्लाकर कहता है, पकड़ो इन तीनों को, वह लोग यहाँ से बचकर निकलने नहीं चाहिए। अपने बॉस का ऑर्डर सुनकर वो सभी लोग धुएं में ही सम्राट और उसके साथियों को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन सभी के हाथों सिर्फ नाकामयाबी ही आती है। 15 मिनट बाद जब धुआं छटता है तो वो आदमी देखता है कि अब उस कमरे के अंदर उसके और उसके लोगों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। ये देखकर वो आदमी कसकर अपने सामने लगी चेयर को लात मारकर गुस्से से चिल्लाते हुए अपना हाथ सामने की टेबल पर मार देता है। वहीं मेन सिटी से कुछ ही दूरी पर एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर सम्राट और उसके दोनों साथी एक आदमी के सामने खड़े थे, जिसने अपने चेहरे पर एक व्हाइट मास्क लगाया हुआ था, साथ ही साथ उसके बाएं हाथ में एक ब्लैक ड्रैगन का टैटू बना हुआ था। वो आदमी उन तीनों को एक नज़र देख अंत में अपनी नज़रें सम्राट के ऊपर टिकाते हुए उससे सवाल करता है, क्या तुम्हें वो आर्टिफैक्ट मिला? जिसके जवाब में सम्राट वो ब्रीफकेस जो उसने अभी कुछ ही देर पहले उन लोगों से हासिल किया था, उसको उस नकाबपोश इंसान के आगे कर देता है, जिसे देखकर उस नकाब वाले आदमी की आंखों में एक चमक आ जाती है। सम्राट के द्वारा उसकी तरफ वो ब्रीफकेस बढ़ते ही वो नकाबपोश इंसान, जिसे सभी अपना बॉस कह रहे थे, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, जिसके साथ वो खुशी से कहता है, वाह सम्राट, मैं मान गया सम्राट, तुम अपनी जुबान के बिल्कुल पक्के हो। इतना कहकर वो उस ब्रीफकेस को सम्राट के हाथों से ले लेता है और उसे ओपन करके उसमें से वह छोटा सा स्टैचू निकालकर अपने हाथ में लेते हुए खुशी के साथ कहता है, आखिरकार इतने सालों बाद मैंने ये यूनिक आर्टिफैक्ट हासिल कर ही लिया। इसके बाद वह सम्राट की तरफ देख उससे कहता है, सम्राट तुम मेरे सबसे वफादार और सबसे काबिल सबॉर्डिनेट हो। लेकिन इतना कहते कहते उसके चेहरे के भाव अचानक ही बेहद क्रूर हो गए, जिसके साथ वो आगे कहता है, तुमने अपनी जिंदगी में एक गलती कर दी, मेरी ही बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर। इतना कहकर वह तुरंत अपने बगल से एक खंजर निकाल उसे सीधा सम्राट के पेट में घोंपते हुए आगे कहता है, अब तुम्हें इस गलती की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी सम्राट, अब जाओ जहन्नुम में अपने पाप का प्रायश्चित करने। जैसे ही सम्राट के पेट में वो चाकू लगता है, उसकी आंखें फैलकर बड़ी हो गई और वो हैरानी से अपने बॉस की तरफ देखते हुए दर्द भरे स्वर में कहता है, आपकी बेटी? पर बॉस मैं तो आपकी बेटी को जानता तक नहीं। उसकी बात सुनकर वो नकाबपोश सम्राट के पेट में और गहराई तक चाकू भोंकते हुए अपनी खौफनाक आवाज में कहता है, तुम नहीं जानते मेरी बेटी कौन है। इतना कहकर वह सम्राट के पीछे खड़ी निशा को अपने पास बुलाते हुए कहता है, निशा बेटा यहाँ आओ। उसके इतना कहते ही निशा सम्राट के पीछे से चलती हुई सीधा उस नकाबपोश के गले लग गई और रोते हुए कहती है, डैडी मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी आपकी बात को ना मानकर। इतना कहकर वो सम्राट की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इस लड़के ने जबरदस्ती मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया और ये मुझे ये कहकर ब्लैकमेल करता रहा कि अगर मैंने इस बारे में आपको कुछ भी बताया तो ये मेरे सारे पिक्चर्स इंटरनेट पर वायरल कर देगा। इतना कहते हुए वो उसके गले लगकर बुरी तरह रोने लगती है। वहीं उसकी पूरी बात सुनते ही उस नकाबपोश का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है, जिसकी झलक मास्क से दिख रही उसकी आंखों में साफ साफ देखी जा सकती थी। वहीं सम्राट को जब इस बात का पता चलता है कि निशा उसके बॉस की बेटी है, वह शॉक हो गया, लेकिन उसकी पूरी बातें सुनकर सम्राट का पूरा चेहरा गुस्से से जलने लगता है और वो अपना दर्द भूलकर चिल्लाते हुए निशा से कहता है, निशा झूठ मत बोलो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तुम थी जो हमेशा ही मेरे करीब आने की कोशिश करती रहती थी।
इतना कहकर वो अपने बॉस की तरफ देख उससे कुछ कहने वाला ही होता है। इससे पहले ही उसका बॉस उसके चेहरे पर एक जोर की लात मारते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत जो मेरे सामने मेरी ही बेटी से ऊंची आवाज में बात करे। लगता है तू अपनी औकात भूल गया। इतना कहकर वो उस कमरे में मौजूद अपने सभी लोगों को सम्राट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मारो इस हरामजादे को और तब तक नहीं रुकना जब तक यह अपना दम न तोड़ दे। उसके इतना कहते ही कमरे में मौजूद उसके सभी लोग जिन्होंने सालों तक सम्राट के साथ काम किया था, वो सभी अपने अपने हाथों में चाकू, छुरी और लोहे की रॉड लेकर सम्राट को घेर लेते हैं और एक साथ उस पर हमला करने लगते हैं। कुछ ही पलों में सम्राट बुरी तरह से लहूलुहान होकर जमीन पर गिर अपनी आखिरी सांस गिनने लगता है। तभी अपने हाथों में चाकू लिए निशा चलती हुई सम्राट के पास आकर नीचे झुकते हुए उसके कानों में धीरे से कहती है, सैम, आई ऑलवेज वॉन्टेड योर लव एंड यू ऑलवेज इंसल्टेड मी। That is why you are in this condition today. Die now, because if you cannot be mine, then I will not let you be anyone else's either. इतना कहकर निशा अपने हाथ के चाकू के नुकीले सिरे को सम्राट के दिल वाले हिस्से में घोंप देती है। निशा के चाकू मारते ही सम्राट की आंखों से आंसू निकलने लगे और वह अपनी आंसू भरी आंखों से उस लड़की को देखने लगता है जिसे उसने बेइंतहा प्यार किया था। भले ही उसने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, भले ही उसने कभी निशा को अपने करीब भी नहीं आने दिया, लेकिन वो दिल से उसे प्यार करता था। लेकिन आज उसी के प्यार ने उसे जान से मार दिया। सम्राट की आंखों के सामने वो सारे दृश्य घूमने लगते हैं जो उसने अपने और निशा के लिए सोच कर रखे थे। जब से वो निशा से मिला था उसने तब से ही खुद को दुनिया में सबसे पावरफुल बनाने की कोशिश की ताकि भविष्य में निशा को कोई परेशानी ना हो। लेकिन जिसके लिए उसने इतना सब कुछ किया वही लड़की ही आज उसे जान से मार रही थी। उन सभी दृश्यों को याद करते हुए सम्राट रोते हुए ही अपने मन में कहता है, क्या प्यार सिर्फ जिस्मानी रिश्तों से ही सच्चा माना जाता है? क्या प्यार सिर्फ बताने से ही सच्चा माना जाता है? क्या तुम जिसे प्यार करो उसे जान से मारने की कोशिश कर सकते हो? क्या यही था निशा का प्यार, जिसके लिए ये हर समय मेरे आगे पीछे घूमा करती थी? अपने मन में ये सब कहते हुए सम्राट की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों निशा ने उसकी भावनाओं को नहीं समझा, क्यों निशा ने उसकी खामोशी के पीछे उसके लिए छुपे उसके प्यार को नहीं देखा, क्यों निशा ने कभी उसे और उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा, आखिर क्यों उसने उसकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझा। ये सब सोचते सोचते सम्राट की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी घूमने लगती है। जब उसके पैदा होने से पहले ही उसके पिता उसकी मां को अकेला छोड़कर चले गए, लेकिन इसके बावजूद उसकी मां ने ढेर सारे जुल्मी लोगों से उसको बचाकर उसे बड़ा किया। कैसे हर बार जब भी उसके ऊपर कोई मुसीबत आती थी तो उसकी मां उसे हौसला देकर उसे उस प्रॉब्लम का डटकर सामना करने की हिम्मत देती थी। ये सब याद करते करते सम्राट की आंखें बंद होने लगती है। सम्राट के सामने एक बूढ़ी औरत का मुस्कुराता चेहरा आने लगता है और तभी उसे याद आता है कैसे अपनी बीमार मां की वजह से उसे इस काली दुनिया में आना पड़ा था। ये सब याद करते हुए उसका मन भारी होने लगता है और उसकी बंद आंखों से आंसू और भी तेजी से बहने लगते हैं। लेकिन तभी अपने मन में वो एक फैसला करता है और पूरी ताकत जुटाकर खड़ा हो जाता है और कूदकर उस नकाबपोश के हाथों से वह स्टैचू छीनकर अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहता है, अब जब तुम मुझे मार ही रहे हो तो मैं तुम लोगों के हाथ ये आर्टिफैक्ट भी नहीं आने दूंगा। इतना कहकर सम्राट चिल्लाते हुए आगे कहता है, मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। और इतना कहकर वो उस स्टैचू को अपनी पूरी ताकत से जमीन पर पटक कर तोड़ देता है और खुद भी जमीन पर गिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन उसके सामने अब भी उसकी मां का मुस्कुराता चेहरा ही घूमते जा रहा था, जिसे याद करते हुए वो अपनी थमती सांसों के साथ कहता है, मुझे माफ कर देना मां, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। काश मुझे एक दूसरा मौका मिलता तो मैं ऐसा कुछ नहीं होने देता। और इतना कहते हुए वह अपना दम तोड़ देता है। वहीं वो नकाबपोश जब उस स्टैचू को जमीन पर टूटा हुआ देखता है तो उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह अपनी बंदूक निकालकर उससे सम्राट की जमीन पर पड़ी लाश पर लगातार गोलियां चलाने लगता है। और फिर जब उसकी बंदूक खाली हो जाती है तो वह एक जोर की चीख निकालकर चिल्लाता है, आ सम्राट हरामजादे, तूने मेरी इतने सालों की मेहनत को एक पल में बर्बाद कर दिया। और इतना कहकर वो नफरत के साथ सम्राट की लाश को लात मारते हुए कहता है, हरामजादे, तेरी वजह से मेरे इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। इतना कहते हुए वो तब तक सम्राट की लाश को लात मारते रहता है जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता। और फिर जब उसका गुस्सा कुछ शांत होता है वो नफरत के साथ सम्राट की लाश की तरफ इशारा करते हुए अपने लोगों से कहता है, ले जाओ इस हरामजादे की लाश को मेरी आंखों के सामने से और इसे ऐसी जगह पर ले जाकर फेंक दो जहां इसकी लाश को कीड़े मकोड़े खाएं। सम्राट की
नजरें काली हो गई, लेकिन तभी उसे अपने कानों में एक धीमी सी रोबोटिक आवाज सुनाई दी। सिस्टम इंटीग्रेटिंग। सम्राट अगली बार होश में आते ही जोर जोर से हांफने लगा और फिर वो अपनी ब्रेथिंग को नॉर्मल करने के लिए कुछ देर तक लंबी गहरी सांसें लेने लगता है और फिर वो अपने चेहरे पे कुछ उलझन भरे भावों से अपने चारों ओर देखने लगता है तो वो खुद को एक अपरिचित से कमरे में पाता है। ये कमरा साइज में बहुत छोटा था, उस जर्जर अपार्टमेंट से भी छोटा था जिसमें वो पहले अपनी माँ के साथ रहता था। अगले ही पल उसके मन में कुछ सवाल उभरने लगते हैं, जैसे वो यहाँ कैसे पहुंचा, क्या किसी ने उसकी जान बचाई, या फिर उसके साथ क्या हुआ था। इन्हीं सवालों के साथ सम्राट की मुट्ठियां भींच गईं जब उसे याद आया कि उसके साथ क्या हुआ था। ये याद करके सम्राट के मन में मिक्स्ड फीलिंग्स जन्म लेने लगती है और वह सोचने लगता है कि उसके इतने सालों तक किसी कुत्ते की तरह वफादार रहने और अपनी तरफ से उसके लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करने का उसके बॉस ने उसे क्या सिला दिया। उसे बेरहमी से मारने की कोशिश की, उसके सभी कामों को भूलकर उसे उस गलती की सजा दी जो कि उसने की भी नहीं थी। ये सब याद करते हुए सम्राट को एक पल के लिए तो ये सब कुछ किसी सपने की तरह लगने लगा और वो एक पल को सोचने लगता है कि अगर वो सच में मर गया होता तो उसकी माँ की देखभाल और उनका ख्याल कौन रखता, और उसकी बूढ़ी माँ उसके बिना कैसे रहती। उन हताश पलों में भी वो ये सोचकर थोड़ा खुश हो जाता है कि वो कम से कम अभी तक जिंदा तो है। सम्राट बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और वो अपनी बॉडी को पहले से ज्यादा हल्का फील करता है। उसे अपनी हार्ड मसल्स पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील होती है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कुछ साल और जवान हो गया हो। सम्राट महसूस करता है उसकी त्वचा भी पहले से ज्यादा गोरी हो गई है। अपनी बॉडी में इतने चेंजेस को देखने के बाद वो थोड़ा शॉक्ड तो होता है, मगर वो इन चीजों को इग्नोर करते हुए चिल्ला कर कहता है, कोई है क्या यहाँ? मेरे साथ क्या हुआ था? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? सम्राट ने आसपास किसी के होने की उम्मीद में ये आवाज लगाई कि किसी तरह तो उसे अपने सवालों के जवाब मिले। लेकिन फिर वो अचानक से अपनी आवाज पे ध्यान देता है तो उसे अपनी आवाज पहले से कुछ अलग लग रही थी। अपनी आवाज में बदलाव सुनने के बाद तो वह एक पल को स्तब्ध ही रह गया। उसकी अभी की आवाज पहले से कहीं अधिक नाजुक थी। उसे अपनी आवाज ऐसी महसूस हो रही थी जैसे तब हुआ करती थी जब वह सिगरेट नहीं पीता था, क्योंकि उसे याद था उसकी आवाज उसके रेगुलर सिगरेट पीने की वजह से पूरी तरह से खराब हो गई थी। पर सम्राट इस पर भी ध्यान नहीं देता और फिर अपनी नजरें चारों तरफ घुमाकर उस जगह की जांच करने लगा। अपने आसपास सब कुछ अनजाना देखकर सम्राट हल्का सा घबराते हुए तुरंत बाथरूम में जाकर अपना चेहरा धोता है। उसने अपना चेहरा इतने ज्यादा बार पानी से धो लिया था कि उसकी शर्ट की कॉलर और आस्तीन भी पानी के छींटों से गीले हो गए थे। अपना पूरा चेहरा धोने के बाद उसने बेसिन के सामने ही लगे मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा और वो मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते ही अचंभे से कहता है, ओह बेटे, ये कौन है? वह तुरंत आईने से एक कदम पीछे हट जाता है और वो अपने चेहरे की जगह पर एक सुंदर और जवान लड़के के चेहरे को महसूस करते हुए अपने नए चेहरे को पकड़ लेता है।